हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक कर्व के ऊपर अगर मूव कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, किसी कर्व के ऊपर अगर मूव कर रहा है, तो किस तरीके से हम टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे उस केस में। उसके बाद कर्व की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको समझेंगे कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एट लास्ट हम देखेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, कि अगर मेरे पास जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, तो किस तरीके से हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी डिफाइन एक्सेलरेशन ऑन अ कर्व्ड पाथ। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास कोई एक कर्व्ड पाथ है इस तरीके से, और कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पास इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन के जो दो कंपोनेंट हमने पढ़े थे, एक था टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक था रेडियल कंपोनेंट, वो यहाँ पे किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा वेलोसिटी या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल सी बात कि इसका कंपोनेंट, लेट्स से वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी इधर है, तो इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सो दिस विल बी माय AT, एंड इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा इसको मैं बोलूंगा रेडियल कंपोनेंट या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो बेसिक सा फंडा, जब भी कोई बॉडी किसी कर्व के ऊपर मूव करेगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सवाल सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सवालों से ही क्लैरिटी आएगी, ऐसे इतनी सी बात से क्लैरिटी नहीं आएगी, जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल at t equals to 0. Find AT and AN. AN is my normal acceleration, which is also known as radial acceleration या फिर centripetal acceleration at t equals to 4 second and t equals to 1 second. चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40√2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है, ये एंगल मुझे दे रखा है 45 डिग्री। अब मुझसे ये बात पूछी है कि जब टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड, तब मुझसे ये बात पूछी है कि AT और AN क्या होगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये जो पार्टिकल है ये कहां पे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब इसके दो कंपोनेंट, एक आएगा 40 cos 45 इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे पास आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अगर आप गौर से देखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना होता है, 2u sin थीटा बाय g या फिर 2u/y/g। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 नहीं, 2 इंटू uy कितना है 40 डिवाइडेड बाय g इज 10, तो ये आ रहा है 8 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेकेंड जब हो जाएंगे तो ये इसकी जो कंप्लीट रेंज है उसके हाफ पे होगा, मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट पे होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट पे होगा, पार्टिकल कहीं यहां पे होगा, और इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में
which is acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात को समझो। अब मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो फर्स्ट केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू आएगी 0, अगर मैं t इक्वल्स टू 4 सेकेंड की बात करता हूं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। हो सकता है इस सवाल में आपको थोड़ी सी फील कम आई हो क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसी के लिए हमारे पास दूसरा सवाल है। क्या सवाल है? अब मुझे निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या होगी, किस तरीके से सिचुएशन होगी। मुझे ये बात तो पता है कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे यहां से और यहां के इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में होगा तो लेट्स से मैं ये बात मान रहा हूं कि पार्टिकल कहीं यहां पे है और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो मेरे पास सेम ही रहेगी, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा? vy इट इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना था? 40, ay कितना था? -10 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी वो आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई मुझसे इसकी स्पीड पूछ ले तो स्पीड कितनी होगी? रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो मैं ये बात कहूंगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा टेंजेंशियल और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 50 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। सबसे पहली बात, नेट एक्सेलरेशन मेरे पास किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन, यस और नो, और इसके परपेंडिकुलर दिस इज माय रेडियल डायरेक्शन, दिस इज माय रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज माय टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अब बात समझेंगे कि ये 50 है, ये 30 है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये जो एंगल होगा ये 37 डिग्री होगा? यस और नो? 30 इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो 3 के सामने जो एंगल आता है वो 37 डिग्री आता है। तो ये जो एंगल होगा ये होगा 37 डिग्री। ये एंगल 37 डिग्री हो गया तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। ये एंगल 53 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये एंगल मेरे पास आया 37। अब ये मेरा एक्सेलरेशन था। अब मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो सिंपल सा फंडा, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 cos 37 और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 sin 37 डिग्री। अब बात समझो कि ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये कितना होगा? 10 sin 37, तो 10 into 3/5 which is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है 10 का ये कंपोनेंट जो कि रेडियल डायरेक्शन में है, ये है 10 cos 37। तो ये हो जाएगा 10 into cos 37 is 4/5, 5 1 जा 5 2 जा
इट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप इसको नेगेटिव ले सकते हो। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरीके से वेलोसिटी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा या फिर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2tj कैप। आगे क्या बोला है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड फाइंड नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। सबसे पहली बात जो हमको गिवन में है वो है v वेक्टर और वो कितना है 3i कैप प्लस 2tj कैप। अब एक बात गौर से और हमेशा याद रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको देता है नेट एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमको देता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है वेलोसिटी वेक्टर, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dv बाई dt तो क्या ये हमको नेट एक्सेलरेशन देगा? बिल्कुल देगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2j कैप। तो नेट एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 2j कैप और वेलोसिटी मुझे गिवन में है। अब मुझसे क्या बात पूछी है कि नेट एक्सेलरेशन तो आ गया जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो बात समझेंगे कि कब निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना होगा 3i कैप प्लस 2 2 जा 4 4j कैप। अब बात समझो कि लेट्स से ये मेरे पास है वेलोसिटी वेक्टर और ये मेरे पास है लेट्स से एक्सेलरेशन वेक्टर। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो और उस कंपोनेंट को मुझे नाम देना है कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात मुझे जो चीज निकालनी पड़ेगी वो निकालनी पड़ेगी दिस एंगल थीटा, कि ये एंगल थीटा होगा कितना। तो थीटा निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है क्या? थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा। याद करो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कॉस थीटा कैसे निकलता था, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा v डॉट a डिवाइडेड बाय मॉड v मॉड a। चलिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 3i कैप, यहाँ पे 0i कैप तो वो तो हो जाएगा 0, 4 2 जा 8 तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय मॉड v मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और मॉड a तो ये तो हो जाएगा 2 ही, 2 1 जा 2 4 जा तो ये आ जाएगा 4/5। कॉस थीटा आया 4/5, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री और ए का जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था 2। अब बात समझे कि ए का जो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, क्या मैं इस कंपोनेंट को 80 बोल सकता हूं क्या? और ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास AC होगा, तो क्या 80 हमारे पास 2 cos 37 होगा क्या? 2 cos 37, तो cos 37 कितना होता है 4/5, तो 2 into 4/5 is 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये होगा 2 sin 37, sin 37 होता है 3/5, so 3 2 जा 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया 6/5 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरीके से हम अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है तो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालते हैं। हम ये बात अज्यूम कर लेते हैं कि वो छोटा सा एक कर्व है और उस कर्व के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा या उसका कंपोनेंट होगा उसको टेंजेंशियल बोल दिया और उसकी परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल बोल दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसी से ही रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं क्या कर रहा हूं, एक कर्व बना रहा हूं। अब बात समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पार्टिकल के मोशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस कर्व की प्रॉपर्टी है। अभी हमने क्या बात देखी कि भैया आपने क्या किया कि जो भी एक्सेलरेशन था उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाला उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दिया और रेडियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाला उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोल दिया। यही बात एक कर्व के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पे तो इसके आर्क से मिलती हुई एक सर्कल बना लेते हैं, इमेजिनरी सर्कल। और इस इमेजिनरी सर्कल की जो रेडियस होती है ना, इस इमेजिनरी सर्कल की जो रेडियस होती है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आर्क किसी एक सर्कल का पार्ट होती है या फिर किसी एक इमेजिनरी सर्कल का पार्ट होती है, उस इमेजिनरी सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आर्क इस सर्कल का पार्ट थी तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो आर ये होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका जो सर्कल बनेगा वो थोड़ा हो सकता है बड़ा बने, तो बड़ा गंदा सर्कल बना, लेकिन तुम फीलिंग को समझते हो ना कि ये जो सर्कल है ये कुछ इस तरीके से बने। अब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ये होगी। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो वो यहीं पे हो और वो भी यहाँ पे हो। हर अलग अलग पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी। अगर मेरे पास कोई पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस, इसका जो कंप्लीट सर्कल बनेगा वो इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ओवरऑल फंडा क्या रहा कि अगर मैं किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा हूं, मेरा पार्टिकल किसी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, तो हम ये बात अज्यूम करते हैं कि वो कर्व किसी एक सर्कल का पार्ट है या फिर वो उससे आसपास जो आर्क है वो किसी एक सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल की जो रेडियस होगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। जो मैंने बोला उसको लिखित फॉर्म में देख लेते हैं। क्या बोला है कि any curve path can be assumed to be made up of infinite circular arcs। यही बात मैंने बोली कि कोई भी पाथ बहुत सारी आर्क से मिलकर बना हुआ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर आर्क। मतलब कि हम एक इमेजिनरी सर्कल मान लेते हैं कि वो आर्क किसी सर्कल का पार्ट है, तो उस सर्कल की जो रेडियस होती है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और इंपॉर्टेंट बात कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पाथ की प्रॉपर्टी है, किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कर्व नॉट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं। अब सवाल उठता है कि मैथमेटिकली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरीके से निकालेंगे। तो हमको ये बात पता है कि जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो उसके अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी वो कांस्टेंट थी, यस और नो। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो सर्कल की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो तो कांस्टेंट रहती है। तो इसका जो पाथ है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किस तरीके से निकाल सकते थे, मुझे ये बात पता है कि ये जो वेलोसिटी है ये है v और इस तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है ac, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ac को हम क्या लिखते थे, ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। और अगर मुझे
यहाँ पे आर निकालनी हो तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी। यस और नो? रेडियस कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी। अब सर्कल के अंदर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो वेलोसिटी होती है वो आर के परपेंडिकुलर होती है। सर्कल के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा आर के परपेंडिकुलर होती है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ये बात कर्व के लिए वैलिड नहीं होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये बात कर्व के लिए वैलिड नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या है, स्पीड, तो यहां पे हम लिखेंगे स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट होगा जो स्पीड के या फिर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, या फिर टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, या फिर रेडियल डायरेक्शन में हो। इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने निकालना सीखा था ना, वो इसीलिए सीखा था ताकि हम आगे जाके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल से क्लैरिटी आएगी। क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। अगेन वही सवाल के 40√2 मीटर पर सेकंड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये सवाल क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है वो हमको याद है। (40√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या पूछा है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इसके पास जो स्पीड होगी वो होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझसे फर्स्ट पार्ट जो पूछा है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्पीड कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय 10, इससे ये गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी 160 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे जो स्पीड आई थी वो आई थी 50 मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो, जो स्पीड आई थी वो आई थी 50 मीटर पर सेकेंड। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया था वो आया था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियल एक्सेलरेशन जो आया था वो आया था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो, फिर चेक कर लो, नहीं विश्वास है तो कहाँ गया, ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 6 और रेडियल एक्सेलरेशन 8, ये रहा, है ना। कहाँ गया हमारा सवाल, ये रहा, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो ये क्या होगा, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac, ac कह लो ar कह लो, बात एक। स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय ac कितना है 8, तो किससे कटेगा, चलो 2 से ही काट लेते हैं। 2 4 1250, 2 2 625 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 312.5 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी 312.5 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इससे आपको इस बात की भी क्लैरिटी आएगी कि कर्व के अलग अलग पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी। और ये बात है ना सर्कुलर नहीं है, पैराबोलिक बात होता है, तो आप डायरेक्टली हाइट निकाल के रेडियस ऑफ कर्वेचर
मत निकालने लग जाना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला निकल के आया उससे हमको चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, एट सम इंस्टेंट velocity vector is this and acceleration vector is this, find radius of curvature at that instant। सबसे पहली बात, वेलोसिटी वेक्टर मुझे गिवन में है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन वेक्टर मुझे गिवन में है i कैप प्लस j कैप। यस और नो। अब मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सवाल है। याद करो, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक सीखा था, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। उसके अंदर हम ये बात देखी थी कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो पूरा वेक्टर, और जिसके ऊपर ले रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर, इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका इफेक्ट उस वेक्टर के अलोंग किस तरीके से होगा। आसान भाषा में समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। अगर मुझे ए का कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी तो मैं कैसे लिखूंगा, ए कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा को कैसे लिखता हूं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ये ए से ये ए गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। यस और नो। इसी तरीके से लिखता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो पूरा वेक्टर, डॉट जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से अब बात को समझो कि मुझे निकालना है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी। तो किसका कंपोनेंट निकालना है, एक्सेलरेशन का। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग v, तो किसका कंपोनेंट निकालना है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन पूरा वेक्टर डॉट किसके अलोंग निकालना है, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। इस तरीके से ये कंपोनेंट निकलेगा। चलिए अब a डॉट बी, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 7/5। ये 7/5 क्या आया कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग v, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना है। तो क्या मैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, यस और नो। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास आया वो आया 7/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे ये बात पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है इट इज इक्वल टू रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन कितना है, √2, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ AT कितना है 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 25 प्लस AC का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो इस तरफ आ जाएगा √2, सॉरी इस तरफ आ जाएगा 2, इट इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 25 प्लस AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 25, इट इज इक्वल टू 1/25। तो AC कितना हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ गया और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा विच इज स्पीड, वो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, यहां निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC। स्पीड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय AC कितना आया 1/5
which is equals to 125 meter. So this would be the radius of curvature. जितने सवाल बन सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सारे सवाल आपको करवा दिए हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. क्या है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. अब जिस तरीके से हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि भैया नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव. हम ये बात बोलते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि सर किसके रिस्पेक्ट में, जो आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है मतलब रेस्ट पे है उसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, या फिर जो ट्रक के अंदर है जो कि ट्रक खुद 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट का ऑब्जर्वर का बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी तरीके से जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है ना वो भी रिलेटिव होती है. अभी तक हमने इसकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन और रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे. कैसे समझने की कोशिश करेंगे. अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो ओरिजिन है O, ये हमारी रेफरेंस लाइन है और लेट्स से ये पार्टिकल की पोजीशन है P. यस और नो? और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से. यस और नो? और ये जो एंगल है ये है थीटा. हमने अभी तक एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन की कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जिस रेट से इस थीटा को चेंज करता है या फिर जिस रेट से रोटेट करता है उस रेट को हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी. यस और नो? यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वर था वो साइलेंटली O के ऊपर बैठा हुआ था. लेकिन अगर मैं आपको ये बात कह दूं कि अब मेरा ऑब्जर्वर O नहीं है, अब मेरा ऑब्जर्वर है लेट्स से दिस इज A, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा कुछ ऐसे. यस और नो? और ये जो एंगल बनाएगा ये अब थीटा नहीं कुछ अलग एंगल अल्फा होगा. तो ये जो अल्फा है किस रेट से चेंज हो रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी बताएगा P की विद रिस्पेक्ट टू A. बात समझ आ रही है क्या बोल कि अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि P की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O कैसे पता पड़ेगा कि ये जो थीटा एंगल है ये किस रेट से चेंज हो रहा है, वही बात हुई. तो हमने इनडायरेक्टली क्या बात बोली कि पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल किस रेट से चेंज होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी हमने कहा. अब मैंने क्या कहा कि विद रिस्पेक्ट टू O नहीं विद रिस्पेक्ट टू A बताओ. तो विद रिस्पेक्ट टू A बताऊंगा तो यहां से पोजीशन वेक्टर एक और बनाना पड़ेगा. तो अब जो पोजीशन वेक्टर बना लेट्स से दिस इज RA, तो ये पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये किस रेट से चेंज हो रहा होगा वही तो मुझे बताएगा एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A. यस और नो? तो आसान भाषा में हमने क्या बात कही कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O जो होगा वो होगा d थीटा बाई dt और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A जो होगा वो होगा d अल्फा, अल्फा लिया ना, d अल्फा बाई dt. यस और नो? तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. अगर ऑब्जर्वर O है तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग होगी. क्यों? क्योंकि थीटा के चेंज होने की रेट अलग होगी. और अगर मेरे पास ऑब्जर्वर A है तो एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी. क्यों? क्योंकि अल्फा के चेंज होने की रेट अलग होगी. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. तो एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव होती है, ये बात हमको समझ में आई. अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट पे रहे, जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट पे रहे ऐसा भी जरूरी नहीं है. तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा हो.
तो ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तब हम रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन करेंगे, या इन जनरल रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक पार्टिकल है ए और कोई एक पार्टिकल है बी। बी के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वीबी, है ना। बी के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वीबी, और लेट्स से ए के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी, है ना। अब बात समझो कि इसके रिस्पेक्ट में इसके पास क्या वेलोसिटी हुई। इसके रिस्पेक्ट में इसके पास जो वेलोसिटी हुई, लेट्स से ये एंगल है थीटा, तो ये हुआ वीबी कॉस थीटा और ये हुआ वीबी साइन थीटा, यस और नो। और अब मुझे इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं। इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा। तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के मैंने दिया, लेट्स से दिस इज माय वी एंड दिस इज माय रेफरेंस लाइन एंड दिस एंगल इज थीटा, यस और नो। अब मैं आपसे क्या बात पूछना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस रेट से ये जो पोजीशन वेक्टर है ये रोटेट कर रहा होगा वही मुझे एंगुलर वेलोसिटी देगा, और किस रेट से रोटेट कर रहा होगा वो बात ये वेलोसिटी बताएगी या फिर ये वेलोसिटी बताएगी, हमेशा आर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बताएगी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि लेट्स से ये पार्टिकल बड़ा है तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में v रिलेटिव हमारे पास आया, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि v परपेंडिकुलर रिलेटिव divided by r, this will be the angular velocity of b with respect to a। in general हम क्या बात कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई सर्कुलर मोशन है, ये कोई सर्कुलर मोशन है, ये हमारा r वेक्टर और इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो बाय डिफॉल्ट सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो हम ये बात कह देते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। लेकिन ये वेलोसिटी अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है तो रिलेटिवली परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर, that will give me angular velocity of b with respect to a। और angular velocity को डिफाइन कैसे किया गया कि पोजीशन वेक्टर जिस रेट से मूव कर रहा होगा, जिस रेट से रोटेट कर रहा होगा, उसी को हमने कहा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब सवाल सॉल्व करते हैं, सवालों से ही क्लैरिटी आती है कि किस तरीके से चीजें हो रही है। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सवाल क्या है। क्या बोला है कि मेरे पास लेट्स से कोई एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे इससे 4 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर है, और मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है। सबसे पहला जो सवाल है वो है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर x, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर x व्हेन इट इज एट a। a कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन। तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, और जो मेरा ऑब्जर्वर x है ये हमारे पास रेस्ट के ऊपर है। तो सिंपल सी बात, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर मैं देखूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 10/4 which is 2.5 रेडियन पर सेकंड। ओके चलो नेक्स्ट क्या हुआ, ये पार्टिकल आगे गया आगे गया आगे गया, जब ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, ये जो एंगल है ये 37 डिग्री हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी और ये जो पोजीशन है इसको मैंने बोला b। तो अब मुझे बतानी है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू x जब पार्टिकल b के ऊपर। तो सिंपल सी बात कि ये 4 है, ये 37 डिग्री होगा तो ये 3 मीटर होगा और ये 5 मीटर होगा। तो सेकंड पार्ट में ओमेगा में v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, तो r तो मेरे पास आ जाएगा 5 मीटर। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये लाइन बताएगी और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। अब जो वेलोसिटी मैं देखूंगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि वही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी इसको रोटेट कराने के लिए। तो इधर 10 है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेट्स से ये डायरेक्शन है, तो ये 37 हो गया, तो ये कितना हो गया 53 डिग्री, ये 53 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ये 37 डिग्री हो गया तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 37। cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई v परपेंडिकुलर, तो क्या मैं यहाँ पे 8/5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी बोल सकता हूँ या नहीं? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो सबसे सिंपल सा फंडा क्या है कि पोजीशन वेक्टर निकालो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी लिख दो, तो v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r विल गिव मी एंगुलर वेलोसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू o जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास एक बॉल थी और जो इनिशियल पोजीशन थी ना इसको मैंने O बोला, इस बॉल को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फेंका। तो जब ये गिरने वाली होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो मुझे ये बात पता है कि इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी और ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री ही बनेगा। यस और नो? तो मुझसे ये बात पूछी है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर मुझे निकालना है, सबसे पहली बात v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। ये r क्या होगा पोजीशन वेक्टर, और वो कैसे निकलेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालने के लिए दिस r इज माय रेंज नाउ। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो u कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। साइन 2 थीटा मतलब साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 इनटू g इज 10, तो ये हो जाएगा 5√3 मीटर। तो r तो मेरे पास आ गया 5√3 मीटर। अब v परपेंडिकुलर मतलब r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, सो दिस इज माय v परपेंडिकुलर और ये कितना हो जाएगा 10 sin 30, तो 10 sin 30 इज 1/2 which is 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5, इससे ये गया, so it will be 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। This would be the relative angular velocity with respect to O. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, find angular velocity of B with respect to A। अब मेरे पास क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है B, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड और
ए के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करूंगा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में tan cos 30 और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में tan sin 30 विच इज 5 मीटर पर सेकंड। sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है उससे मतलब है। अब मेरे पास जो ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखूंगा, v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय r। अब इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के देना पड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के दूंगा तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब 5 इधर 10 इधर, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज माय v परपेंडिकुलर रिलेटिव। मतलब r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और r कितना है 4, r कितना है 4, so it will be 1.25 radian per second. I hope these all things are clear to you. Overall फंडा क्या रहा कि अगर मेरे पास सर्कुलर मोशन है, ये r है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v by r। अगर मेरे पास ये ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है, तो इसकी मैं v परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर। अगर मेरे पास ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय r। आई होप these all things are clear. ओके अब इसके अलावा भी रिलेटिव वेलोसिटी पे, मतलब उसको रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी एंगुलर वेलोसिटी पे और अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। चलिए उससे सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उसको हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे या ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या है मेरे पास, लेट्स से एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेट्स से ये कोई पार्टिकल है जो va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज माय पार्टिकल a। अब मेरे पास बाहर वाले सर्कल पे, जस्ट अ सेकंड, बाहर वाले सर्कल पे एक और पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो एंगल है ये है लेट्स से थीटा। यस और नो? अब बात समझो कि लेट्स से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा ए और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा बी। क्या ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए ये बात बताएगा क्या कि इट इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी? यस और नो? ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए मतलब लेट्स से ओमेगा बी मेरे पास जो है वो है पाई रेडियन पर सेकंड और ओमेगा ए मेरे पास है लेट्स से पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के बाद ये पाई आगे चल जाएगा और ये कितना जाएगा पाई बाय 2। तो एक सेकंड के बाद इन दोनों के बीच में जो थीटा का चेंज होगा क्या वो पाई बाय 2 का होगा? यस और नो? विच इज पाई माइनस पाई बाय 2। तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए क्या बात बता रहा है कि ओ ए लाइन और ओ बी लाइन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। क्या मैं इसको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल सकता हूं क्या मैं इसको ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल सकता हूं क्या? नहीं, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। दिस इज नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या होगा जब मैं ए से लेके बी तक की
ऊपर एक पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा और ये लाइन किस रेट से हमारे पास एंगल चेंज कर रही है वो मुझे बताएगा ओमेगा बी ए। ये तो मुझे क्या बता रहा है कि OA और OB लाइन के बीच में जो एंगल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। दिस इज नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा डीप में जा रहा हूं लेकिन समझाना जरूरी है भैया, है ना। तो समझने की कोशिश करना, कोई नहीं बताएगा ये बातें, मैं बता रहा हूं। क्या OA और OB के बीच में जो एंगल चेंज हो रहा है, दिस इज d थीटा बाय dt। इट इज नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होगी कि A के रिस्पेक्ट में B के A के रिस्पेक्ट में B से जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है, ये किस रेट से एंगल चेंज कर रहा है, ये वेक्टर किस रेट से एंगल चेंज कर रहा है, वो मुझे बताएगा ओमेगा बी ए। दिस इज नॉट ओमेगा बी ए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बेसिस पे जो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए इट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसके बेसिस पे कुछ सवाल बनते हैं, उसको सोचने की, उसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, at t equals to 0 angular velocity of particle A and B are 10 radian per second and 5 radian per second। मतलब इसके जो ओमेगा है दिस इज 10 रेडियन पर सेकेंड और इसके जो ओमेगा है वो है 5 रेडियन पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, as shown in figure find relative angular velocity of B with respect to A after pi by 5 second। after pi by 5 second relative angular velocity of B with respect to A पूछा है। I hope this thing is clear to you। तो आप 10 minus 5 करके मत आ जाना, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से चीजें सॉल्व। अच्छा, मुझसे टाइम क्या दे रखा है, पाई बाय 5 सेकेंड। तो पाई बाय 5 सेकेंड के बाद इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या फिर इनकी पोजीशन क्या क्या होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बात पता है कि डेल्टा थीटा जो होगा वो होगा ओमेगा इंटू टी। यस और नो। अब ये किससे मूव कर रहा है, 10 रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं ए की बात करूं तो डेल्टा थीटा ए ये कितना होगा, 10 इंटू टाइम कितना है पाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बाय 5 सेकेंड के बाद ये तो हमारा यहीं पे ही रहेगा, मतलब 2 पाई रेडियन, मतलब घूम के चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ जाएगा। अब बी की बात करते हैं, डेल्टा थीटा बी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू पाई बाय 5, इट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। मतलब पाई बाय 5 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा और इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब आप ये मत बोलना सर ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैं सिर्फ पार्टिकल की बता रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड है, मुझे पता है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना। चल, तो अब इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है 5 रेडियन पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मेरे पास एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, यस और नो। अब मुझे ये बात बतानी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहली बात मुझे ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ये कितनी थी 10, तो v क्या होता है r इंटू ओमेगा, तो 10 इंटू ये r हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके लिए 5 इंटू 4 अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालनी है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के इसको देना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में v परपेंडिकुलर रिलेटिव कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, और ये जो r होगा ये कितना होगा 2 + 2 4 + 2 6। तो मेरे पास
ओमेगा बी ए कितना आ जाएगा, v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय r, ये कितना आया 40 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 20/3 रेडियन पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल एज शोन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट बी। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है कि a particle is moving with constant speed in a circle, find the angular velocity of particle A with respect to fixed point B and C if angular velocity with respect to O। मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी v बाई आर। अब मुझसे विद रिस्पेक्ट टू बी और सी पूछा है, तो ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब a विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो मेरे पास सेम ही है और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, और v बाई आर क्या होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगी ओमेगा बाय 2। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c, परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो v ही रहेगी, ये r और r कितना हो जाएगा 3r, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा बाय 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, पार्टिकल ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड इन अ सर्कल एज शोन इन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, तो मुझसे ये बात पूछी है कि ए की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ओमेगा जो है वो है v बाय आर। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है तो इसकी वेलोसिटी को पलटा के उधर दूंगा, तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय आर, कितना हो जाएगा 2r, तो इससे ये गया v बाय आर विच इज अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा ओमेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और जो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने चीजें पढ़ी थी उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास क्या है कि एक है मेरे पास सेकंड हैंड और एक है मेरे पास मिनट हैंड। अब बात को समझेंगे कि सवाल में क्या बात पूछी है कि जैसे ही ये मतलब दोनों एक साथ है, जैसे ही ये चलना स्टार्ट करेंगे तो ये वापस कितने टाइम के बाद मिलेंगे, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो इसको है ना रिलेटिव वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था कि एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है तो कितने टाइम बाद उसको वो घेरेगा या फिर ऐसे करो उसको पकड़ लेगा ऐसी बातें हमने की थी रिलेटिव वेलोसिटी में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने का ट्राई करें। तो बेसिक सा फंडा, जैसे ही चलना स्टार्ट होंगे तो सेकंड हैंड आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, मिनट हैंड धीरे 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 चलेगा। तो एक टाइम आएगा जब ये बढ़ते 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 इसको वापस कैच कर लेगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि वापस कैच कब करेगा। तो सिंपल सी बात, ऐसे तो सोचना बहुत मुश्किल है। हम क्या करेंगे, किसी एक हैंड को रोक लेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मिनट हैंड को रोक रहा हूं और मिनट हैंड की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पलटा के इसको दे रहा हूं सेकंड हैंड को। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हुआ कि जो सेकंड हैंड है इसके पास खुद की एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा एस, और मिनट हैंड की पलटा के दूंगा, मिनट हैंड भी इधर चलेगा
तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को पलटा के इधर दूंगा विच इज ओमेगा एम। अब मिनट हैंड तो मेरे पास रुका हुआ है, इसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल एंगल कितना कवर करना है 2 पाई, और एक्सेलरेशन मेरे पास कोई है नहीं, रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है 0। तो सबसे पहली बात ओमेगा एस होता कितना है, मुझे ये बात पता है कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड फॉर सेकेंड, 2 पाई डिवाइडेड बाय सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब सेकेंड हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कर लेता है 60 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। इसके पास कितना हो जाएगा ओमेगा एम कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 60 इंटू 60, यस और नो। क्यों, क्योंकि जो मिनट हैंड होता है वो 1 आवर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। अब ये बड़ा है तो ओवरऑल मैं ये बात बोल सकता हूं कि ओमेगा जो रिलेटिव, मतलब रिलेटिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन ओमेगा चलो रिलेटिव बोल लो, लेकिन ये वो वाला रिलेटिव नहीं है ना, ये बात समझो। मतलब ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं है, रिलेटिव के टर्म में हम बात कर रहे हैं, जब एक को रोक दिया तब ओमेगा रिलेटिव क्या है, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 60 माइनस 2 पाई बाय 60 इंटू 60, यस और नो। ये तो आया जब मैंने मिनट हैंड को रोक दिया, तो सेकंड हैंड किस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब टाइम मुझे निकालना है, तो इट विल बी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, यस और नो। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, तो टाइम कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा बाय ओमेगा। अब ये भी हमारे पास रिलेटिव होगा और ये भी हमारे पास रिलेटिव होगा। रिलेटिवली डेल्टा थीटा कितना है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, रिलेटिव कितना है 2 पाई, कॉमन ले लो 1 बाय 60 माइनस 1 बाय 60 इंटू 60, तो 2 पाई से 2 पाई गया, यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा, ये तो 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, और ये 60 माइनस 1 इज 59, तो ये कितना हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 59 सेकेंड। सो इतने टाइम के बाद ये वापस मिल लेंगे। अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 59 मिनट, इतने टाइम के बाद ये वापस मिल लेंगे। बेसिक सा फंडा जो हमने लगाया कि जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल सॉल्व करते थे, एक बंदा आगे जा रहा है, उसके पीछे दूसरा बंदा जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो कैसे उसको चेस करते हुए वो पकड़ता है रिलेटिव वेलोसिटी, और इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। इसी तरीके का एक और सवाल, बड़ा प्यारा सवाल समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। क्या बोला है, टू पार्टिकल्स A and B move on a circle. Initially particle A and B are diagonally opposite to each other. डायग्राम बनाते हैं, क्या बोला है समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या है, लेट्स से ये है A पार्टिकल और ये है B पार्टिकल, जो कि डायगोनली अपोजिट है ईच अदर। क्या बोला है, पार्टिकल A moves with angular velocity of pi radian per second. लेट्स से पार्टिकल A इस तरफ मूव कर रहा है और ओमेगा A जो है वो है पाई रेडियन पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, एंगुलर एक्सेलरेशन पाई बाय 2, अल्फा A कितना है पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोला है, पार्टिकल B मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा B कितना है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और सेम साइंस में, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच बोथ द पार्टिकल्स A and B विल कोलाइड। अगेन वही बात, अगर दोनों को चलाते हुए चीजों को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे
कि एक को रोकेंगे और इसके रिस्पेक्ट में चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने ए को रोका, तो विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं बात करूं तो ओमेगा इनिशियल कितना होगा, बेसिकली इसके पास है 2 पाई इधर, इसके पास है पाई बाय 2 सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आगे 2 से जा रहा है, फिर उसके पीछे 1 से जा रहा है, तो इसकी पलटा के दूंगा तो माइनस होगा, यस और नो। तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए विच इज 2 पाई माइनस पाई, विच इज पाई रेडियन पर सेकेंड। अल्फा कितना है, अल्फा मेरे पास, इसके पास तो कुछ है नहीं, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव दूंगा, विच इज माइनस पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड। फिर डेल्टा थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, पाई, यस और नो। तो डेल्टा थीटा आ गया मेरे पास पाई रेडियन, मैं क्या लगा रहा हूं, डेल्टा थीटा इट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सारी रिलेटिव टर्म में बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू ए बात हो रही है। ओके, चलिए डेल्टा थीटा कितना हो गया, पाई ओमेगा इनिशियल पाई इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा कितना है माइनस पाई बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। यहां देखो पाई से पाई और ये पाई गया, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, इट इज इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर, यस और नो। तो ये इस तरफ आएगा तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद ये वापस कहीं ना कहीं मिल ही लेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कोई आपसे ये बात पूछ ले कि 2 सेकंड के बाद कहाँ मिलेंगे, बेसिकली कहाँ पे ये मिलेंगे, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या करो 2 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन निकाल लो। पोजीशन निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, ओमेगा इनिशियल पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, डेल्टा थीटा ही तो निकालना है, इसकी पोजीशन निकल जाएगी तो कहाँ मिलेंगे वो बात भी आ जाएगी। आई होप these all questions are clear to you and the concept of what relative angular velocity is clear to you. Okay, तो आज के लिए इतना ही, that's it from my side for today. Thank you so much.